हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज ये देखते हैं कि अगर इंडक्टर किसी सर्किट में कनेक्टेड हो तो कैसा बिहेवियर होता है उसका। पहले हम ये अज्यूम कर रहे हैं फर्स्ट केस में कि प्योर इंडक्टिव सर्किट है। प्योर इंडक्टिव सर्किट का मतलब ये है कि हम इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो मानकर चल रहे हैं। अगर हम बहुत थिक वायर ले लें और थिक वायर से नंबर ऑफ़ टर्न्स बहुत लार्ज हों तो ऐसे केस में हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि उसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा। ऐसे केस में अगर t इक्वल टू ज़ीरो पर स्विच को क्लोज कर दिया जाता है तो कैसे पैरामीटर्स चेंज होंगे, करंट कैसे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चेंज होगा, वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इक्वेशन इसकी E माइनस एल डी बाई डी टी इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी। रेजिस्टेंस ज़ीरो है और करंट की डायरेक्शन में हमेशा माइनस एल डी बाई डी टी लिखेंगे, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इससे आप देखेंगे कि डी आई इज इक्वल टू ई बाई एल डी टी ये आ जाता है और t इक्वल टू ज़ीरो पर अगर करंट ज़ीरो था तो करंट लीनियरली इंक्रीज होता है E बाई एल इंटू टी। तो यू कैन सी कि इन सच केसेस बेसिकली करंट के इंक्रीज होने की कोई लिमिट नहीं है। ऐसे केस में करंट I एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लीनियरली बढ़ता जा रहा है और इन्फाइनाइटली इंक्रीज होता चला जाएगा तब तक जब तक इसमें कोई स्विच वगैरह नहीं लगा हुआ है। जनरली ऐसे केसेस में दे दिया जाता है एक स्विच लगा है, एक स्विच में करंट की लिमिट इतनी है, उसके बाद वो फ्यूज़ हो जाएगा। तो एट व्हाट टाइम इट विल गेट फ्यूज्ड, तो आप इससे I इक्वल टू ई बाई एल इंटू टी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सर्किट, और ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो है नहीं बेसिकली, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो प्रैक्टिकली कभी भी रेजिस्टेंस सर्किट का ज़ीरो तो हो ही नहीं सकता। तो दिस इज़ बेसिकली ए थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करते हैं तो करंट के इंक्रीज़ होने की कोई लिमिट नहीं होती। अब अगर हम देखें कि एल आर सर्किट में क्या होता है, इसका मतलब एक इंडक्टर लगा हुआ है और वायर्स जो हैं उनका कुछ रेजिस्टेंस भी है और यू कैन से एक रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगा हुआ है। सीरीज़ एल आर सर्किट अगर हम देख रहे हैं, ऐसे केस में सारे के सारे सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। वी कैन कंसिडर देयर इज ए बैटरी EMF E, inductor of inductance L and a resistance R. In such cases, if this switch is closed at t equal to 0, so we want to find out how parameters will change. You can say कि how current will change as a function of time, how energy stored in inductor. Inductor is basically energy storage device. तो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर कितनी होगी किसी भी टाइम t पर, और इन सारे के सारे पैरामीटर्स को चेक करना चाहते हैं। और भी इसमें वर्क डन बाय बैटरी हो सकता है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड सो मैनी थिंग्स। तो अगर हम इसका एनालिसिस करें तो आप देख सकते हैं कि किसी भी इंस्टेंट पर t इक्वल टू ज़ीरो पर अगर आपने स्विच को क्लोज किया है तो E किसी भी इंस्टेंट पर VLT प्लस VRT के बराबर होना चाहिए। यानी किसी भी टाइम पर जो EMF है वो या तो इंडक्टर के अक्रॉस अपीयर होगा या रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपीयर होगा। तो E इज इक्वल टू VLT प्लस VRT, ये हमें समझ में आता है। अगर हम ये अज्यूम कर लें कि किसी भी इंस्टेंट पर इसमें करंट I फ्लो हो रहा है एट टाइम t, तो यू कैन से दैट E इज इक्वल टू L डी बाई डी टी प्लस IR। और यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो E माइनस IR कैन बी रिटन एज L डी बाई डी टी। हम वेरिएबल सेपरेट कर रहे हैं, करंट को हम एक तरफ रख देंगे, टाइम को एक तरफ रखकर इंटीग्रेट कर देंगे तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। तो DI अपॉन E माइनस IR इज इक्वल टू DT डिवाइडेड बाई L एंड वी कैन इंटीग्रेट इट विथ लिमिट्स। t इक्वल टू ज़ीरो पर अगर कुछ करंट गिवन है तो वहाँ से स्टार्ट कर देंगे। यहाँ हम एक आइडियल सिचुएशन ले रहे हैं, इसमें t इक्वल टू ज़ीरो पर कोई करंट नहीं था, स्विच को t इक्वल टू ज़ीरो पर क्लोज किया गया है। बट टाइम की लिमिट्स आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं जो भी गिवन हो। तो ये आपके पास आ जाएगा ln E माइनस IR। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर देखें तो -1 बाई आर भी आ जाएगा यहाँ पर, फ्रॉम 0 टू I इज इक्वल टू T बाई L। सो ln E माइनस IR फ्रॉम 0 टू I will give you minus RT by L. If we solve it, we get ln E minus IR divided by E equal to minus RT by L.
और 1 माइनस आई आर डिवाइडेड बाई ई कम्स आउट टू बी ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल. So we get I is equal to E by R 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल. ये आपके पास करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम करंट है इसमें वो E बाई आर होगा और ये कितने टाइम पर होगा, एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी. इसका मतलब ये हुआ कि करंट कभी भी E बाई आर नहीं पहुँचेगा. एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर करंट मैक्सिमम होने का यही मतलब है. और अगर हम L बाई आर देखें तो L बाई आर की बेसिकली जो यूनिट्स हैं वो सेकेंड ही होंगी क्योंकि T डिवाइड बाई L बाई आर होगा. तो L बाई आर को हम यहाँ पर बोलते हैं टाइम कांस्टेंट क्योंकि इसकी यूनिट्स जो हैं वो सेकेंड होगी. और हम इसको टॉ से डिनोट करते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू आई मैक्स 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ. अगर हम देखेंगे एट वन टाइम कांस्टेंट एट टी इज इक्वल टू टॉ, तो एट टी इक्वल टू टॉ अगर आप पुट करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा 1 माइनस वन बाई ई. तो आप देखेंगे कि आई इज इक्वल टू आई मैक्स 1 माइनस वन बाई ई आ जाएगा विच इज़ रफली 0.63 इंटू आई मैक्स. तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसे केस में कि टॉ इज़ दैट टाइम इन विच करंट रीचेस 63% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू. टाइम कांस्टेंट को अगर आप डिफाइन करना चाहेंगे इस केस में तो टाइम कांस्टेंट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, टाइम इन विच करंट रीचेस अप्रॉक्सीमेटली 63%, एग्जैक्ट नहीं है, आप देखेंगे तो आगे भी कुछ डिजिट्स आएंगी. अप्रॉक्सीमेटली 63% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट. तो ऐसे केस में करंट दिस इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और ये इसके पैरेलल हो जाएगा, इसको कभी मीट नहीं करेगा. एंड दिस करंट विल बी E बाई आर विच इज़ मैक्सिमम करंट एंड 0.63 इंटू E बाई आर अगर आप देखेंगे तो ये जो टाइम होगा ये टाइम L बाई आर होगा. करंट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली इन सच केसेस. आप ये भी देख सकते हैं कि E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं I से तो यू गेट E आई इज इक्वल टू एल आई डी आई बाई डी टी प्लस आई स्क्वायर आर. आपको पता है कि E इंटू आई क्या होता है, वर्क डन बाय बैटरी पर यूनिट टाइम होता है. I इंटू आर क्या होता है, हीट जनरेटेड पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ हीट जनरेशन, ये आप लोगों को पता है. तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सोचें तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें ये बताता है कि एल आई डी आई बाई डी टी बेसिकली एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होनी चाहिए. एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर पर यूनिट टाइम, यानी रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, ये होना चाहिए. ये अगर आप देखें तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये वाला जो टर्म है एल आई डी आई बाई डी टी, दिस कैन बी रिटन एज डी यू एल बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू एल आई डी आई बाई डी टी. तो डी टी यहाँ से कैंसिल हो जाता है और अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यू एल इज इक्वल टू क्या आ जाता है, हाफ एल आई स्क्वायर. तो अगर हम ये देखें कि किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी टाइम टी पर कितनी एनर्जी इंडक्टर में स्टोर होगी, तो आप कह सकते हैं कि अगर उस टाइम पर करंट आई फ्लो हो रहा है तो एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर विल बी हाफ एल इंटू आई स्क्वायर. अगर आप देखें कि u एज ए फंक्शन ऑफ टाइम किस तरीके से चेंज हो रहा होगा, यू एल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो यू एल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, इसमें बच्चे मिस्टेक कर देते हैं. यू एल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ आप देखेंगे यू एल इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर टी इक्वल टू 0 पर 0 है और फाइनली मैक्सिमम हो रहा है. तो जैसा आई का ग्राफ है वैसा ग्राफ बना देते हैं. बट अगर आप इसमें देखेंगे तो डी यू एल बाई डी टी, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे दिस इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर. आई स्क्वायर इज ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल का होल स्क्वायर. अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी यू एल बाई डी टी, तो डिफ्रेंशिएट करने पर आप देखेंगे कि फर्स्ट
ये इसका जो स्लोप है डी यू एल बाई डी टी, ये ज़ीरो है टी इक्वल टू ज़ीरो पर भी और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर भी ये ज़ीरो आएगा। तो अगर ये टी इक्वल टू ज़ीरो पर भी ज़ीरो है, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर भी ज़ीरो है, इसका मतलब बीच में कहीं पर ये मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम होने के बाद फिर ये डिक्रीज़ होकर ज़ीरो हो रहा होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा इस केस में बच्चे मिस्टेक करते हैं। डी यू एल बाई डी टी का ग्राफ फर्स्ट स्लोप पहले ज़ीरो है तो ज़ीरो से बढ़ेगा और फिर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर ये मैक्सिमम हो जाएगा और उसके बाद ये डिक्रीज़ होकर फिर ज़ीरो पहुंच रहा होगा। दिस इज द टाइम एट विच एट टाइम t नॉट dul by dt इज मैक्सिमम। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है और आपको कैलकुलेट भी करना है कि dul by dt किस टाइम पर मैक्सिमम आएगा। ये आपको रिजल्ट याद भी रखना है। तो ये मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ कि आप ये सॉल्व करें कि एट कैलकुलेट टी नॉट एंड रिमेंबर दिस रिजल्ट। क्योंकि कभी कभी वो पूछ लेता है कि फाइंड टाइम एट विच एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज मैक्सिमम, तो वो कितनी होगी? एट विच रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज मैक्सिमम। अगर आप एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर मैक्सिमम पूछेंगे तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर ही होगा, बट रेट एट विच एनर्जी स्टोर्ड इज मैक्सिमम दैट इज टाइम टी नॉट। तो करंट हमने देख लिया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, हमने देख लिया कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है और एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम किस तरीके से वेरी करता है। अगर करंट इंडक्टर में आई है तो उस टाइम पर एनर्जी स्टोर्ड हाफ एल आई स्क्वायर होगी। अगर करंट इंक्रीज होते होते आई पहुंचा है तो एनर्जी बढ़ते बढ़ते हाफ एल आई स्क्वायर पहुँच गई होगी। अगर करंट डिक्रीज होते होते आई पहुंचा है तो एनर्जी कम होते होते हाफ एल आई स्क्वायर पहुँच गई होगी। और अगर कांस्टेंट करंट आई फ्लो हो रहा है तो उस टाइम पर कांस्टेंट एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर स्टोर्ड होगी। इससे कोई डिसिपेशन नहीं हो रहा होगा, डिसिपेशन जो है वो रेजिस्टेंस में ही होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि करंट अगर कांस्टेंट है तो एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर भी कांस्टेंट होगा। वो कांस्टेंट या तो बढ़ते बढ़ते पहुंचा होगा या कम होते होते पहुंचा होगा। तो यहाँ तक की चीज़ों को पहले एनालाइज करें, इसके बाद हम इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ और एनालिसिस देखेंगे। ओके, हैव ए गुड डे।